नमस्कार प्यारे रसगुल्लो, स्वागत है आपका एक और महत्वपूर्ण वीडियो में। तो आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं केमिस्ट्री का जो पार्ट 1 है हमारा, उसके चैप्टर फर्स्ट है दोस्तों। उसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड इसमें का सभी महत्वपूर्ण नाम वाले क्वेश्चन, जैसे राउस का नियम हो गया, राउल्ट का नियम हो गया, हेनरी का नियम हो गया, फैराडे का नियम हो गया। फैराडे में 2 नियम है, प्रथम नियम एवं द्वितीय नियम। ये सब क्वेश्चन आज हम आपको करवाएंगे दोस्तों, जिससे आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत अच्छे नंबर का पूछा जाता है दोस्तों। ठीक है, तो समय न व्यतीत करते हुए आइए शुरू करते हैं। आपको पहले क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं। क्या कह रहा है कि तनु विलयन के लिए राउल्ट के नियम को परिभाषित कीजिए तथा इसकी सीमाएं भी लिखिए। अर्थात यह क्लास 12th का केमिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट का क्वेश्चन है दोस्तों कि तनु विलयन के लिए राउल्ट के नियम को परिभाषित कीजिए तथा इसकी सीमाओं को भी परिभाषित क्या कर दीजिए, सीमाओं को लिखिए। तो आइए देखते हैं। देखिए दोस्तों क्या कह रहा है कि राउल्ट के नियम के अनुसार किसी विलायक में कोई अवाष्पशील, देखिए कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ को मिलाने पर, मान लीजिए कह रहा है कोई विलायक है, उसमें क्या मिलाया जा रहा है, अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाने पर प्राप्त विलयन के वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन, प्राप्त विलयन के वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के क्या होता है दोस्तों, विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। विलेय के मोल प्रभाज के क्या होता है दोस्तों, बराबर होता है दोस्तों। तो विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। आइए इसको समय व्यतीत करते हैं दोस्तों और आपको समझाते हैं। देखिए कह रहा है कि देखिए किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाने पर प्राप्त विलयन की वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन। तो वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन, देखिए वाष्प दाब यहाँ लिख लीजिएगा, वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन। देखिए जो अपेक्षित अवनमन किसके दोस्तों, तो विलेय के मोल अंश क्या होता है दोस्तों, बराबर होता है। विलेय के मोल अंश के समानुपाती कह सकते हैं या बराबर कह सकते हैं। यह हम आपको समझाते हैं किसके समानुपाती होता है, तो विलेय के मोल अंश के समानुपाती होता है। अभी हम आपको समझा रहे हैं, मोल अंश के समानुपाती होता है। देखिए वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन विलेय के मोल अंश के समानुपाती होता है। आप समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो बराबर लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम आपको समझाते हैं दोस्तों क्या कह रहा है। जैसे कि आप देखिए, मान लीजिए कि आपका ये जो वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन है दोस्तों, वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन है, इससे आप किससे व्यक्त करते हैं, तो आप वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन को व्यक्त करते हैं P0 माइनस PS अपॉन P0, इसी से व्यक्त करते हैं ना। अब वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन P0 माइनस PS अपॉन P0 से व्यक्त करते हैं। ठीक है, और यह किसके बराबर होता है, मोल अंश के बराबर होता है। तो जैसे कि आपको पता है दोस्तों, मोल अंश को हम किससे दर्शाते हैं, जैसे कि आपको पता है, देखिए मान लीजिए यहाँ पर एक कोई टप है, ठीक है, इसमें 2 विलेय है, एक कैपिटल एन है और एक स्मॉल एन है, कैपिटल एन है। तो यही 2 पदार्थ मिलकर क्या बनेंगे, मोल प्रभाज या कह सकते हैं मोल अंश का निर्माण करेंगे। अर्थात कह सकते हैं कि देखिए मोल अंश किसे कहते हैं, तो किसी विलायक उपस्थित एक घटक की मोलों संख्या तथा उसमें उपस्थित सभी घटक के मोलों की संख्या के को ही हम क्या कहते हैं, कि अनुपात को ही हम क्या कहते हैं दोस्तों, मोल अंश कहते हैं। तो यहाँ लिख लीजिए, क्या लिखेंगे, तो स्मॉल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, स्मॉल एन प्लस क्या लिखेंगे दोस्तों, कैपिटल एन लिखेंगे। जैसे कि आपको पता है दोस्तों, जो तनु विलयन के लिए जो होता है एन कैप, देखिए पे आप लिखिएगा कि तनु विलयन के लिए दोस्तों क्या होगा, तो तनु विलयन के लिए जो हमारा यन होगा वो बहुत ही किससे कम होगा। देखिए जो हमारा मोल अंश किससे कम होगा, तो स्मॉल जो होगा वो ग्रेटर देन से क्या होगा, छोटा होगा दोस्तों। तो अर्थात कह सकते हैं, चूँकि हम कह सकते हैं कि क्या कह सकते हैं कि कैपिटल एन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन बराबर हम क्या लिख सकते हैं, कैपिटल एन लिख सकते हैं ना। तो कैपिटल एन यहाँ लिख सकते हैं, तो यहाँ हमारा क्या होगा दोस्तों, तो यहाँ देखिए आपका यहाँ पर क्या होगा, तो कैपिटल एन देखिए पहले यहाँ लिखिए P0 माइनस PS अपॉन
पी नॉट, ठीक है, इतना लिखा आपने। फिर उसके बराबर है आपने इसका पूरा मान क्या रखा है, देखिए इसका 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 देखिए एन पहले यहाँ लिखिए, और इसका मान देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, एन प्लस कैपिटल एन का मान क्या रखा है आपने, तो एन रखा है, तो यहाँ लिख दीजिए कैपिटल एन। ठीक है दोस्तों, इतना हो गया। जैसे कि आपको पता है, हमने अभी आपको बताया था कि विलय के मूल अंश का प्रभाव देखिए, जो कैपिटल एन था, तो यहाँ पर देखिए विलय के मूल अंश को तथा विलायक के मूल अंश के क्या होते हैं, अनुपात को कहते हैं। उसी प्रकार जो हमारा कैपिटल होता है वो विलायक के मूल अंश तथा विलायक के क्या होता है, मोल प्रभाज कहता है। देखिए इसी प्रकार होता है ना दोस्तों, विलायक के मोल प्रभाज के अनुपात को कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जैसे आपको पता है स्मॉल एन अपॉन लिख सकते हैं कि स्मॉल एन बराबर है स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम, और कैपिटल एन बराबर है कैपिटल डब्ल्यू अपॉन कैपिटल एन। आप यहाँ लिख सकते हैं दोस्तों। तो ठीक है, आप यहाँ देखिए, आप ऐसे सूत्र लिखिए। क्या लिखेंगे दोस्तों, तो आपका सूत्र यहाँ क्या है, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट। ठीक है, और यहाँ कैपिटल एन स्मॉल एन बराबर क्या लिख सकते हैं, तभी हमने आपको बताया क्या लिख सकते हैं, स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम। इसका क्या लिख सकते हैं, तो कैपिटल डब्ल्यू अपॉन एम, कैपिटल एम। तो इसको इस प्रकार लिख सकते हैं दोस्तों, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट बराबर स्मॉल एम एस स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू अपॉन कैपिटल एम। इस प्रकार इसको लिख सकते हैं दोस्तों, लिख सकते हैं दोस्तों। तो यही होता है आपका राउल्ट का नियम। क्या होता है दोस्तों, यही होता है आपका राउल्ट का नियम। यही होता है दोस्तों आपके राउल्ट का नियम। उम्मीद है आपको यह क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आया होगा। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है पी क्या होता है, पी नॉट बराबर क्या होता है, तो हम आपको बता दे रहे हैं कि पी नॉट बराबर क्या होता है दोस्तों। तो पी नॉट बराबर देखिए, जैसे हमारा पता है पी नॉट बराबर हमारा क्या होता है, तो पी नॉट बराबर होता है दोस्तों शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। क्या होता है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। और जो हमारा पी नॉट होता है, पी नॉट हमारा बराबर क्या हुआ, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। और जो हमारा पी एस होता है वो क्या होता है, तो पी एस बराबर होता है विलयन का वाष्प दाब। क्या होता है, विलयन का वाष्प दाब। क्या होता है, विलयन का वाष्प दाब। उम्मीद है दोस्तों आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आया होगा। देखिए दोस्तों, हमने तो राउल्ट के नियम तो ज्ञात कर लिया। देखिए अब क्या और कह रहा है क्वेश्चन में, तथा इसकी सीमा भी ज्ञात कीजिए। इसकी सीमाएं भी ज्ञात करना है। आइए राउल्ट के नियम की सीमा भी देख लेते हैं दोस्तों। क्या कह रहा है, क्या कह रहा है कि राउल्ट के नियम की सीमाएं। तो राउल्ट के नियम की सीमाएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1, यह नियम तनु विलयन पर लागू होता है। जो राउल्ट का नियम होता है यह केवल किस पे लागू होता है, तो यह केवल तनु विलयन पर ही लागू होता है। किस पे लागू होता है दोस्तों, तो यह केवल तनु विलयन पर ही लागू होता है। नंबर 2, यह विलयन केवल अवाष्पशील पदार्थों के लिए, देखिए कौन से पदार्थ, तो अवाष्पशील पदार्थों पर ही क्या होता है दोस्तों, लागू होता है। नंबर 1 क्या कहा है कि यह केवल तनु विलयन पर लागू होता है। नंबर 2 क्या कह रहा है कि यह एक अवाष्पशील पदार्थ के विलयन पर ही लागू होता है। तीसरा पॉइंट देखिए क्या कह रहा है, तीसरा पॉइंट कह रहा है कि विद्युत अपघट्यों के विलयनों पर यह नियम लागू होता है। कि तो देखिए नहीं लागू होता है। देखिए क्या कह रहा है, विद्युत अपघट्यों के विलयनों पर यह नियम लागू नहीं होता। तो किसके नियम पर लागू नहीं होता है, तो यह विद्युत अपघट्यों के नियमों पर लागू नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, चौथा पॉइंट देखिए क्या कह रहा है। चौथा पॉइंट कह रहा है कि विलयन में वियोजित होने वाले पदार्थ, अर्थात कह सकते हैं जैसे पानी में चीनी घुल जाती है तो वो वियोजित हो जाता है, वे राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं। अर्थात कह सकते हैं जो विलयन में वियोजित होने वाले पदार्थ होते हैं वो राउल्ट के नियम की पालना नहीं करते हैं। इसी को कहते हैं दोस्तों तनु विलयन के आधार पर राउल्ट के नियम और उनकी सीमाएं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको यह पहला क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नहीं हो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।